सेठ मनोहर की बेटी रिया आधी रात को घर से भाग रही थी जब सेठ ने देख लिया। अगले ही दिन सेठ ने अपनी बेटी की शादी एक ट्रक ड्राइवर से कर दी। ट्रक ड्राइवर सेठ मनोहर के कहे अनुसार कभी भी रिया को अपने घर अकेला नहीं छोड़ता कि कहीं ये भाग न जाए और हमेशा उसे ट्रक पर अपने साथ ले जाता। रिया भी भागने के लिए मौके की तलाश में थी। एक दिन ट्रक ड्राइवर चाय पीने के लिए ट्रक से नीचे उतरा तो रिया ने मौका देखते ही ट्रक से छलांग लगा दी और पास खड़ी एक कार की डिग्गी में छिप गई, जिसमें पहले से ही एक औरत। सेठ मनोहर ने अपनी पत्नी सुष्मिता से कहा कि अपनी बेटी को समझाओ, वह जानती है कि मैं अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता। अमन के साथ उसकी शादी दो खानदानों का मिलाप नहीं बल्कि दो बिजनेसमैन्स के बीच एक समझौता है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। सेठ की भी पत्नी सर झुकाए यही कह रही थी कि देखिए, आपकी बेटी ने पता नहीं कहाँ से एक वीडियो देखी है जिसमें अमन अपने दोस्तों, जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां हैं, उनके साथ शराब पी रहा है और नाच रहा है। वह अपने होश हवास में बिल्कुल भी नहीं था। उस दिन से लेकर आज तक रिया उससे नफरत करती है और इस बात को वह आपके सामने कई बार कह चुकी है। सेठ मनोहर ने चिल्लाकर कहा कि बड़े लोगों के ये शौक होते हैं। मैं भी तो नशा करता था, लेकिन क्या तू मुझे छोड़कर चली गई? नहीं ना, क्योंकि मेरे पास दौलत थी और दौलत सारे दोषों पर पर्दा डाल देती है। समझाओ अपनी बेटी को। अमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और इसके पिता की सारी जायदाद का वारिस है। हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, जबकि हमारी भी 3 फैक्ट्रियां हैं, कितने ही प्लॉट्स हैं, लेकिन ये सब उनके नौकरों की प्रॉपर्टी के बराबर है। बेवकूफ़ लड़की, उसमें अकल नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसे ही इनकार कर रही है और हमारा भी दिमाग ख़राब कर रही है। इसे अच्छी तरह से समझा लो। सुष्मिता बेचारी बहुत परेशान थी। वह अपने पति और बेटी के बीच फंस चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दिल तो उसका भी यही कर रहा था कि रिया की अमन के साथ शादी ना हो, लेकिन वह अपने पति को भी अच्छी तरह जानती थी, जिसके साथ वह अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजार चुकी थी। इन 30 सालों में बस वह समझौता ही कर सकी अपने पति के साथ। हालांकि उसके पति के अंदर कई बुरी आदतें थी जिस पर उसे बहुत आपत्ति थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक बेटी की माँ है। अगर सेठ से अलग हुई तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसने रिया की खातिर अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारी और वह यही समझ रहा था कि सुष्मिता उसके साथ बहुत खुश है। आज सुष्मिता अपनी बेटी को समझा रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिता जैसा कहते हैं वैसा ही कर लो। तुम तो अपने पिता को अच्छी तरह से जानती हो। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक आवारा इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। वह एक अय्याश इंसान है और मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आप प्लीज़ पिताजी से बात कीजिए ना। राघव अपने माँ को हमारे घर ले आना चाहता है। एक सुलझा हुआ लड़का है। वह हमारी तरह अमीर तो नहीं, लेकिन इज़्ज़तदार लोग हैं। उसके पिता भी रिटायर्ड ऑफिसर थे और पिछले महीने ही उनकी मौत हो गई है। अब वह अपनी माँ के साथ रहता है। छोटी सी फैमिली है, मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगी। सुष्मिता जानती थी कि वह अपने पति के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर एक बार फिर उसने अपने पति से बात की और उसके कमरे में आई। कहा, सुनिए, रिया का क्लास फेलो राघव अपनी माँ को हमारे घर भेजना चाहता है रिया के रिश्ते के लिए। बस इतना सुनना था कि सेठ आग बबूला हो गया। गुस्से से लाल पीला हो चुका था। अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? अगर इसके माँ बाप हमारे घर आए तो उनको ज़िंदा गाड़ दूंगा और राघव को भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे नौकर भी उससे ज़्यादा दौलतमंद हैं और तुम चाहती हो मैं ऐसे ख़ानदान में अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दूं? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। सुष्मिता ने पति से कहा, आप अपनी बेटी की खुशी भी तो देखिए। पैसा और माल दौलत सब कुछ नहीं होता। वह अपनी जगह से उठा, सुष्मिता को बालों से पकड़ा और कहने लगा, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी। तुम्हारी तो अकल पर पर्दा पड़ चुका है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं। समझाओ अपनी बेटी को और आइंदा इस बारे में मुझसे बात मत करना। ये कहकर पैर पटकता हुआ वह बाहर चला गया। सुष्मिता अपनी बेटी के पास पहुंची और कहा, बेटी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे पिता बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेंगे। वह एक बिजनेसमैन हैं और हर रिश्ते में फ़ायदा देखते हैं। इन हालात को देखते हुए रिया ने घर से भागने का फ़ैसला किया और उसने ये बात अपनी माँ को भी नहीं बताई, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाती। हालांकि ये फ़ैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने राघव को फ़ोन किया कि आज रात हम निकल जाएंगे। आधी रात हो चुकी थी। वह अपना कुछ सामान लेकर घर से जा रही थी। गेट कीपर ने पूछा, बीबी जी कहाँ जा रही हैं? जिस पर उसने कहा कि ज़रूरी काम है, गेट खोलो।
लेकिन वह कहने लगा, मुझे सेठ जी की तरफ से अनुमति नहीं। उन्होंने कहा हुआ है रात 12 बजे के बाद ना कोई घर के अंदर आएगा न जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप वापस चली जाइए। लेकिन उसने कहा कि गेट खोलो वरना नौकरी से भी जा सकते हो। जो कह रही हूँ उतना करो। गेट कीपर ने दरवाज़ा तो खोला लेकिन सेठ को भी फ़ोन करके बता दिया। अपने गेट कीपर के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, बेवकूफ़, तुमने उसे जाने क्यों दिया? सेठ ने अपने आदमी इधर उधर फैला दिए। कई पुलिस चौकियों पर भी फ़ोन किया। उन्होंने रिया की फ़ोटो भी भेजी। सेठ का नेटवर्क बहुत फैला हुआ था। राघव रिया को लेकर लखनऊ जा रहा था। वहाँ उसके रिश्तेदार थे। उसका इरादा यही था कि उधर ही शादी करेगा और कुछ समय लखनऊ में ही रहेगा और उसके बाद जब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो रिया को लेकर वापस आ जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि सेठ के आदमी हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं। टोल प्लाजा पर जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रोकी तो उन दोनों को पकड़ लिया गया। उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। रिया समझ चुकी थी कि अब उसकी खैर नहीं। उसे अपने से ज़्यादा तो राघव की चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि उसका पिता अब राघव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राघव और रिया को सेठ के सामने लाया गया। सेठ ने रिया को बहुत मारा लेकिन राघव को हाथ तक नहीं लगाया। कहने लगा, मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। हालांकि चाहूँ तो अभी तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें वैसी तकलीफ़ दूंगा कि कभी ज़िंदगी में किसी लड़की की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखोगे। तो उसके बाद उसने काल सिंह को फ़ोन किया और उससे कहा कि मेरा एक मेहमान तुम्हारे पास आ रहा है, उसकी खूब सेवा करना, लेकिन याद रहे उसे जान से मारने की गलती मत करना। काल सिंह एक डाकू था जो पहले सेठ के घर ड्राइवर था, लेकिन फिर एक बार उससे एक्सीडेंट हो गया तो वह पुलिस से छुपने की वजह से भाग गया और फिर जंगलों में रहने लगा। पिछले कई सालों से वह वहीं पर रह रहा था। उसने सेठ का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे याद किया। आपका मेहमान मेरे पास खुश रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सेठ के कुछ आदमी रस्सी से बांधकर राघव को गाड़ी में बिठाकर काल सिंह के पास ले गए। राघव ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और पीछे की तरफ उसके हाथ भी बंधे हुए थे। इधर रिया का पिता उसे घसीटता हुआ घर ले आया। अपनी पत्नी सुष्मिता से कहा कि अब तो इसने सबके सामने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है, इसीलिए ये भी अब इस लायक नहीं कि इसकी इज्जत की जाए, ना ही ये अमन के लायक है, क्योंकि अब उनको भी पता हो चुका है कि सेठ की बेटी घर से भाग गई थी। अब वह किसी हाल भी ये रिश्ता नहीं करेंगे। वह अपनी बेटी को घसीटकर गाड़ी में डालने लगा तो सुष्मिता अपने पति के पैरों में गिरकर उससे माफ़िया मांगने लगी कि एक माँ अपनी बेटी के लिए भीख मांगती है। लेकिन उसने अपनी पत्नी को ठोकर मारकर गिरा दिया और कहा कि खबरदार, इसकी ज़िंदगी की भीख मत मांगना। हाँ, इतना मैं कहता हूँ, इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अब ये वहाँ रहेगी जहाँ इसे रहना चाहिए। वह अपनी फैक्ट्री आया। फैक्ट्री के सारे नौकर यह देखकर हैरान हुए कि सेठ अपनी बेटी को घसीटते हुए लेकर आ रहा है। वह सब यही सोच रहे थे कि वह अपनी बेटी को इस तरह से जलील कर रहा है सारे लोगों के सामने। उनकी हैरानी उस समय बढ़ गई जब सारे लोगों के सामने उसने अपने पुराने एक ड्राइवर भोला को बुलाया और फिर अपनी बेटी रिया की शादी उसके साथ कर दी। फिर भोला से कहा कि इसका ख्याल रखना, कभी अपने से दूर मत रखना, क्योंकि इस घर से भागने की आदत है। उसने कहा, मालिक आप परेशान ना हो, ये मेरे पास आपकी अमानत है। रिया रोए जा रही थी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका पिता उसके साथ ऐसा करेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे क्या ना करे। वह अपनी जान ले सकती थी और ख़ुद से ज़्यादा उसे राघव की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ अब घर में अकेली थी। राघव ही अपनी माँ का सहारा था। राघव के जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा, ये सारी बातें वह अपने मन में सोचे जा रही थी। भोला अपने छोटे से घर में रिया को लेकर पहुँचा तो रिया ने मौका देखते ही एक चाकू उठाया और भोला की तरफ बढ़ा दिया कि खबरदार, अगर तुमने मुझे ज़रा भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। उस समय तो भोला चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। भोला भी परेशान था क्योंकि वह उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। उसकी बूढ़ी माँ थी और वह जानता था कि जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा तो ये भाग जाएगी। इसीलिए वह रिया को अपने साथ ट्रक पर ले गया था। उसने रिया से कहा कि तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मालिक से जो मैंने वादा किया है वह वादा भी पूरा करना ज़रूरी है। मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटूँगा। अगर तुम मुझे दिल से पति नहीं मानती तो भी तुम्हारे साथ मैं कोई बुरा बर्ताव नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मालिक मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मालिक के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी को समझो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। रिया उसकी सारी बातें सुन रही थी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस एक मौके की तलाश में थी कि किसी तरह उसे मौका मिले और वह भाग जाए। रिया को बहुत अजीब लगता था कि वह उसके साथ हर समय ट्रक में रहती, जो बिल्कुल अनपढ़ और उसके पिता का नौकर था। वह अपने पिता के लिए बद्दुआएं कर रही थी कि जिस तरह तूने मुझे बेघर किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तू भी चैन से ना जी पाए।
पिता तो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, उनके लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं, लेकिन तू कैसा पिता है जो मेरे साथ इतना बुरा किया। उसे बहुत गुस्सा आता था जब भोला के दोस्त उससे पूछते थे कि भाभी को अपने साथ क्यों लिए फिरते हो, जिस पर वह कहता कि इससे मोहब्बत ही इतनी है। लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे और भोला की किस्मत पर नाज करते थे कि इतनी खूबसूरत बीवी तुझे मिली है, वह भी मालिक की बेटी। रिया एक मौका ढूंढ रही थी कि वह किसी तरह अपने आप को इस ज़िंदगी से आज़ाद कर ले, और उस दिन उसे मौका मिल ही गया। एक दिन ट्रक चलाते हुए भोला से रिया ने कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। भोला ने ट्रक रोका और उसे कहा कि चलो सामने एक ढाबा है, यहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं। उसने कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं, मुझे जूस ला कर दो और मैं यहीं बैठी ठीक हूँ, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जैसे ही भोला ट्रक से नीचे उतरा और होटल में चाय पीने के लिए गया, जब वह जूस खरीद रहा था, रिया ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए ट्रक से छलांग लगाई और फिर पास ही खड़ी एक कार की डिग्गी खोली और उसमें घुस गई। लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गई कि उस गाड़ी के अंदर पहले से ही एक औरत है। उस समय तो जल्दी से रिया ने डिग्गी बंद कर ली, लेकिन उसे यह बात जल्दी ही समझ में आ गई कि यह औरत ज़िंदा नहीं है। उसके अंदर से बदबू उठ रही थी, जिसकी वजह से रिया का दम घुटने लगा। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वह गाड़ी से बाहर आती तो फ़ौरन ही भोला उसे पकड़ लेता और फिर सारी ज़िंदगी उसे रस्सियों से बांध कर रखता। इसीलिए उसने यह तकलीफ़ स्वीकार कर ली और उस लाश के साथ ही डिग्गी में रही। भोला जैसे ही वापस आया तो रिया वहाँ पर नहीं थी। वह रिया को इधर उधर ढूंढ रहा था और आवाज़ लगा रहा था, लेकिन रिया उसके साथ ना आई। तभी कार स्टार्ट हुई और चलने लगी। यह गाड़ी रोड से नीचे उतरकर कच्चे इलाके में जाने लगी। रिया को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है। बस उसे तो यह विश्वास था कि वह बच जाएगी, लेकिन अब उसे ये महसूस हो रहा था कि शायद वह एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में किसी की लाश थी और डिग्गी के अंदर ही उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि कार किसी कच्चे रास्ते पर है। धीरे से डिग्गी खोलकर उसने देखा तो यह एक जंगल था। थोड़ी देर बाद कार रुकी। जैसे ही उस आदमी ने डिग्गी खोली तो वह रिया को उसमें देखकर हैरान रह गया। वह आदमी घबरा गया। उसने जल्दी से पिस्तौल रिया पर तान दिया और कहा, तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में कैसे आई? रिया बहुत घबराई हुई थी। उसने उस आदमी के आगे हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। उस आदमी ने रिया को बाहर निकाला और पूछा कि जल्दी से बताओ वरना गोली मार दूंगा। रिया ने उसे अपनी सारी सच्चाई बताई कि किस तरह सब कुछ उसके साथ हुआ और वह यहाँ तक पहुँची। वह आदमी यही सोच रहा था कि यह औरत कोई जासूस है और मुझे फंसाएगी ज़रूर, इसीलिए वह रिया को जान से मारना चाहता था। रिया ने सहमे हुए अंदाज में उससे पूछा कि यह औरत क्या मर चुकी है? उस आदमी ने कहा, हाँ, और मैं इसे दबाने के लिए ही यहाँ जंगल में लाया हूँ, लेकिन अब तुमने देख लिया तो मैं परेशान हूँ कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ना भी ख़तरे से खाली नहीं। रिया ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उस आदमी ने उस औरत को डिग्गी से बाहर निकाला और एक गड्ढा खोदने लगा और रिया से कहने लगा कि अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली चला दूंगा। लेकिन रिया को इस बात का विश्वास था कि यह इस औरत को दबाते ही मुझे जान से ही मार डालेगा। इसीलिए एक बार फिर रिया ने ख़तरा मोल लिया और वहाँ से भाग निकली। उस आदमी ने रिया पर फायर किया, लेकिन खुशनसीबी से रिया को कोई गोली नहीं लगी और वहाँ से भागने में कामयाब हुई। लेकिन यह एक ख़तरनाक जंगल था और बहुत डरावना था। शाम होने वाली थी। वह परेशान थी कि अब वह कहाँ जाए। कोई जानवर या दरिंदा उसका शिकार कर सकता था। भागते भागते वह थक चुकी थी और फिर बेहोश होकर एक जगह गिर पड़ी। लेकिन जब उसे होश आया तो वह एक झोपड़ी में थी और उसने जैसे ही आंखें खोली तो एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला इंसान उसके सामने खड़ा था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। इस पर उस आदमी ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा इलाका है, हम इस इलाके के सरदार हैं, लेकिन हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उस इंसान की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई और उसके होश हवास वापस आने लगे। रिया ने इधर उधर नज़र घुमाई तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं। उसे ऐसा लगा कि वह किसी डाकुओं के इलाके में आ चुकी है। डाकुओं के सरदार ने रिया से पूछा कि अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो। रिया ने उसे बताया कि मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मेरा जालिम पिता ने मेरी शादी एक नौकर के साथ कर दी और जिससे मैं शादी करना चाहती थी उसे भी किडनैप करवा दिया। मैं नहीं जानती कि वह ज़िंदा है या मर गया।
राघव ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जिस पर रिया ने बताया कि उस बुरे इंसान का नाम सेठ मनोहर है। सेठ मनोहर का नाम सुनते ही डाकू अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उसने रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम गुड़िया हो क्या? रिया ने कहा, आप क्या मुझे जानते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पिता का पुराना ड्राइवर था। मेरा नाम काल सिंह है और फिर मैं एक दिन किसी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ से भाग आया था और तभी से ही जंगलों में रह रहा हूँ। सेठ अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाया है। तुम बहुत छोटी थी जब मैं तुम्हारे पिता के यहाँ काम करता था, लेकिन आज तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटी। राघव हमारे कब्ज़े में ही है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि राघव कौन है। मालिक ने तो हमसे कहा था ये हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम उस पर इतनी सख्ती कर रहे थे। काल सिंह ने तुरंत ही राघव को रिहा किया, उसको अच्छा खाना दिया। रिया और राघव एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। काल सिंह यही चाहता था कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन सबसे पहले यही ज़रूरी था कि भोला रिया को तलाक दे। इसीलिए काल सिंह के आदमी भोला को किडनैप करके ले आए और उससे तलाक दिलवाई और ये भी धमकी दी कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वरना सेठ मनोहर तुम्हें जान से मारे या ना मारे, मैं ज़रूर मार दूंगा। भोला ने काल सिंह से वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मेरी जान बख्श दो। थोड़े समय बाद राघव और रिया की शादी हो गई। काल सिंह ने रिया के सिर पर हाथ रखा और पिता बनकर उसे विदा किया। काल सिंह ने राघव से यही कहा कि अब तुम क्या चाहते हो? मुंबई जाना तो खतरे से खाली नहीं, और अब तो मैं भी रिया बेटी की वजह से अपने मालिक से गद्दारी कर रहा हूँ। हालांकि मैं गद्दार नहीं, लेकिन ये मामला रिया बेटी का है और इसकी वजह से अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। काल सिंह ने राघव को यही सलाह दी कि किसी तरह अपनी माँ से कांटेक्ट करो, टिकट का बंदोबस्त मैं करता हूँ और तुम्हारी माँ को स्टेशन से हम रिसीव करेंगे। इस देश में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सेठ के आदमी चारों तरफ तुम्हें ढूंढ सकते हैं, इसीलिए तुम्हें बाहर ही जाना पड़ेगा। कनाडा में मेरा एक दोस्त है, वह तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर देगा और वहाँ तुम्हारी जान को भी खतरा नहीं। राघव ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। माँ बेटे से बात करके बहुत खुश हुई। फिर राघव ने अपनी माँ से जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया। वह ट्रेन में बैठ गई, जबकि रिया के चेहरे की उदासी को देखते हुए काल सिंह ने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्यों दुखी हो? रिया ने यही कहा कि राघव को तो अपनी माँ मिल जाएगी, लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रही हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि कभी मेरी माँ भी मुझे मिलेगी या नहीं। काल सिंह ने उससे कहा कि बेटी, फ़िलहाल तुम्हारी जान बचाना ज़रूरी है। बस किसी तरह तुम लोग कनाडा चले जाओ, बाकी सब मुमकिन है। काल सिंह राघव और रिया को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां राघव अपनी मां से मिला। उनके वीज़ा का प्रबंध काल सिंह कर चुका था। राघव अपनी मां और रिया को लेकर कनाडा जाने वाला ही था कि अचानक एक खबर आई। काल सिंह ने उन्हें बताया कि सेठ मनोहर को कत्ल कर दिया गया और उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि उनकी अपनी पत्नी सुष्मिता ने ही अपने सुहाग को मार दिया था। उन दोनों ने कनाडा जाने का इरादा बदल दिया। काल सिंह उनको अपने साथ लाया। सुष्मिता की सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि उसने 30 साल तक अपने पति के जुल्म सहे, तो उसने उस खूंखार इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब मनोहर ने बेटी की शादी अपने ट्रक ड्राइवर से की तो यह बात सुष्मिता से सहन ना हुई और वह इस मौके की तलाश में थी कि अब वह अपने पति को जान से मार डालेगी। आज उसने मनोहर के पिस्टल से ही सोई हुई हालत में उसे गोली मारी और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुष्मिता 5 साल तक कैद में रही, लेकिन उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। अदालत में यह फैसला सुनाया गया कि सुष्मिता ने एक ऐसे इंसान को मारा है जिस पर 20 से ज़्यादा लोगों को मारने का इल्ज़ाम था। और फिर जब मनोहर के खिलाफ अदालत को सबूत भी मिल चुके थे, तो अदालत ने सुष्मिता के साथ हमदर्दी रखते हुए उसे आदर सहित रिहा कर दिया गया। सुष्मिता ने अपनी बेटी को गले से लगाया। राघव को भी दुआएं दी, क्योंकि उसने भी तो सुष्मिता को छुड़ाने में बहुत सारे सबूत जुटाए थे। बाकी मनोहर का अंजाम वैसा ही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अगर उसकी पत्नी सुष्मिता उसे ना भी मारती, तब भी सेठ ने अपने इतने दुश्मन बना लिए थे कि वह एक ना एक दिन उसे को ज़रूर मार डालते। लेकिन पिता के मरने के बाद भी रिया की नफ़रत अपने पिता के लिए कम ना हो सकी, क्योंकि उसके पिता ने अपनी पत्नी और बेटी पर बहुत जुल्म किए थे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।